शेख और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे अब महाबहस की, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। हम लोग समाजवादी पार्टी के राजनीतिक डीएनए की बात करते रहे और पॉलिटिकल डीएनए समाजवादी पार्टी का सब लोग जानते हैं। डीएनए में महिलाओं के प्रति उनके क्या विचार हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अराजकता दंगा करते थे और समाजवादी पार्टी दंगाइयों के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिसका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश से लगातार सामने आ रहा है और जिस तरह का विवादास्पद अमर्यादित टिप्पणी करने वाला पोस्टर वो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया है, समाजवादी पार्टी समझती कि यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था। आम आदमी पार्टी भी खटिया चारपाई बहुत सप्लाई करती थी, तो उनका भी सत्यानाश हो गया। अब जो हमारा विरोध किए हैं, मुझ गरीब को जो सताए हैं, सब सताए जाएंगे भगवान के द्वारा। देखिए, कभी कभी बहुत असमंजस की स्थिति पैदा होती है और खास तौर पे प्रतिपक्ष जब किसी चीज को हवा देता है, और उस समय भी हम लोगों ने यही कहा था कि हमारे सांसद पर जो आरोप लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रायोजित हो। मांग कब रहे उनसे? हम भिखारी हैं क्या? हम नहीं मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है उनसे भाई? किसने कह दिया कि हम 35 सीटें मांग रहे हैं, हम 50 सीटें मांग रहे हैं, 100 सीट मांग रहे हैं? हम कब मांग रहे हैं? हम भिखारी हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैंने पार्लियामेंट में मांग किया था कि वह एक बार पाकिस्तान के साथ पीओके के बारे में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और उसी तरह मुझे लगता है कि पीओके अगर बिना युद्ध अगर पाकिस्तान हमको सौंपता है तो युद्ध होगा नहीं। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. तो हमने सुनवाया पॉलिटिकल पंच में किसने किस पर क्या आरोप लगाया, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी चर्चा चल रही है, मोदी सरकार का ये जो लगातार तीसरा कार्यकाल है, आज देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर यूपी ने बड़ी भूमिका उसमें निभाई है। मोदी सरकार में यूपी को विकास के नए पंख लगे हैं। यूपी ने सामाजिक कल्याण से लेकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा योगदान दिया है। जल जीवन मिशन के तहत लाखों घरों तक नलों के जरिए साफ पानी पहुंचाया गया है, या फिर रोजगार और ग्रामीण विकास और यूपी में लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने की बात हो, सब में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो तेजी आई है, विकास हुआ है, उसके लिए सीएम योगी ने पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया है। आज महाबहस में मोदी सरकार के 11 साल में यूपी में हुए बदलावों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और बसपा के समर्थक भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया महाबहस के सवालों का। तो जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार के ये जो 11 साल हैं, उत्तर प्रदेश क्या वाकई देश का ग्रोथ इंजन साबित हुआ है? सबसे पहले कमेंट के लिए रुख करेंगे मनीष सिंह जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष सिंह जी, आज यूपी में अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए जिनका मैंने जिक्र किया, तो दावा यही है
कि बहुत सारे क्षेत्रों में तो देश में नंबर 1 हो चुका है यूपी। आप एक्सप्रेसवे की हाल ही में बात कर लीजिए, 6 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, 6 पर काम चल रहा है, 9 नए का प्रस्ताव तैयार है और भी अलग अलग फील्ड्स हैं। और यूपी को ग्रोथ इंजन विकास का बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को क्रेडिट दिया है मुख्यमंत्री योगी ने। आस्था जी, बहुत अच्छा और गंभीर सवाल आपने किया है। आज उत्तर प्रदेश के 58,184 ग्राम सभाओं की जो दुर्दशा है, आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी अपनी खुली हुई आंखों से देख रही है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जराइम की दुनिया तब्दील हो चुकी है। 24 घंटे में 12 हत्याएं हुई हैं। उन निर्मम हत्याओं का जवाबदेह कौन है? आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की भारी भीड़, हमारे नौजवान साथी जो महंगी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार के पास विभागों में पद खाली हैं, तकरीबन 1,22,00,000 से ऊपर केंद्र सरकार के पास और उत्तर प्रदेश के सरकार के पास जो सरकारी विभागों में पद खाली है उनको भरने वाला कोई नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पर जो कर्जा है वो 10 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। पूछिए आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि योगी आदित्यनाथ जी को हाल के वर्षों में जो 300 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहां पर खर्च किया है? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर के रुहेलखंड तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, अभी आपने अपनी स्टोरी में इस बात का जिक्र किया कि जल नल योजना के माध्यम से गांव में साफ पानी पहुंचाया गया है। 58,184 ग्राम सभा में चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, इसी चैनल पर अभी किसी कार्यकर्ता को फोन करें और टोटी से गिरती हुई पानी अगर आप दिखा दीजिएगा तो मैं आपके डिबेट पर मैं माफी मांग लूंगा भारतीय जनता पार्टी से। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी जल नल योजना ने भारी भ्रष्टाचार किया है, लूट मचाया है और उत्तर प्रदेश को एक पूरी तरह से खस्ता हाल करके छोड़ दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा देख लीजिए आप। आज उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा खुद ऑक्सीजन मांग रहा है, वो अपने लिए खुद अपनी व्यवस्था ढूंढ रहा है, लेकिन ये सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं कर पा रही है। कुल मिला जुला करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो उम्मीद कर रहा था कि यहां से सांसद चुने गए हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का बेहतर कायाकल्प करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार, कुछ सवाल जो आपने उठाए हैं इस बीच में बता दूं कि हमारे साथ सुशील गौतम जी ज्वाइन कर चुके हैं, बसपा समर्थक। मनीष जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन 2-3 सवाल आपने खड़े किए, स्पेशली रोजगार को लेकर जो आपने बात की। सुशील गौतम जी हमारे बीच में बसपा समर्थक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले कमेंट हम डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी से लेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, यह विपक्ष तो इस दावे को बिल्कुल खारिज कर रहा है कि ग्रोथ इंजन तो क्या, उत्तर प्रदेश के कई विभागों में पिछड़ापन है, पद खाली पड़े हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, और भी कई मुद्दों का जिक्र किया गया सपा द्वारा। सारी कमियों के बाद भी आस्था जी, आज उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन का यूनिट है और उसकी वजह से आज हम दुनिया के 2nd नंबर के मोबाइल प्रोड्यूसर हो गए हैं। अगर हम बात करें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे आता था, आज चमचमाते हुए दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। इसी वजह से चीजें बदल रही हैं। अभी ये अखिलेश यादव जी को सवाल कर रहे थे कि कुछ नहीं बने, यहाँ पटाखे भी नहीं बने, यहीं के बने हुए सुरक्षा के प्रोडक्ट ने आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई बॉर्डर पे, उस सब ने देखा जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बना है, जिस तरह से आपने ही बताया कि इतने सारे परियोजनाएं बनी। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, सबसे ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रोज का उत्तर प्रदेश में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया है योगी जी ने मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। और इसके अलावा अगर आप पूरे देश की बात करें तो आप देखिए जिस तरीके से आज देश 5वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी पर आ चुका है। अभी कुछ हफ्ते पहलों की बात, हम दुनिया की आज भी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उत्तर प्रदेश का भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, सबसे ज्यादा स्कोप है चीजों का और सबसे ज्यादा ईज ऑफ डूइंग में नंबर 2 आए हैं। तो सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की बात करें, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिति के द्वारा जिस तरीके से चीजों को आगे लाया जा रहा है, तो विपक्ष का काम है कमियां निकालना, हमारा काम है उन कमियों को लेते हुए चीजों को आगे बढ़ाना। ठीक है जिस तरीके से मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कई दावे यहां पर रखे, लेकिन एक बार पहले सबके कमेंट सामने आ जाए। हमारे साथ सतीश जी हैं, बसपा के समर्थक।
सतीश जी, सबसे पहले तो ये माफ कीजिए, सुशील गौतम जी हमारे बीच में, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहन जी ने अपने लोधी स्टेट का जो बंगला था उसको खाली कर दिया है और उसकी चाबियां भी सौंप दी हैं, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, दोबारा रिमाइंड कीजिए जरा। मैं कह रही हूँ कि दिल्ली का बंगला क्यों खाली कर दिया बहन जी ने, कोई खास वजह इसके पीछे? और वो तो अलॉट भी हुआ था बसपा के अध्यक्ष के नाते उनको। देखिए, बहन जी जो निर्धारित कर रही हैं, शायद यूपी का इलेक्शन है, मेरे ख्याल से उन्हें यूपी में रहना ज्यादा मुनासिब होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अब चुनाव की बारी आ रही है, 27 में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली का बंगला खाने करने से और नखलों में रहने से इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। वो राष्ट्रीय नेता है और जो भी सोच समझ के किया होगा उन्होंने अच्छा किया होगा। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि यूपी जो है वो ग्रोथ इंजन है देश का। भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि बीते 11 सालों में जो हुआ है वो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। तमाम बड़े फैसले लिए गए, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के कई फैसले लिए गए। देखिए, एक नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई है कि जिस देश के अंदर 5 किलो अनाज और चावल पर जहां की 85 करोड़ जनता अपना भरण पोषण कर रही हो, वो देश कैसे विकास कर सकता है? क्या गरीबी के मायने इस देश के अंदर घटा दिए गए? अगर एक्सप्रेस वे बनाने की बात है तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेस वे बनाने की आधारशिला भी बहन जी ने रखी थी। हाँ, मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज जो आधारशिला रखी सबसे पहले बहन जी ने रखी। दूसरी बात, बेरोजगारी की आप स्थिति देख लीजिए। पिछले 50 साल में, अगर मैं यूपी ही नहीं कह रहा, पूरे देश के अंदर कह रहा हूं, पिछले 50 साल के अंदर अगर बेरोजगारी की सबसे बड़ी दर है तो वो भारत देश के अंदर अब की बार आई है और वो बीजेपी की सरकार के अंतर्गत ही हुआ है। आस्था जी, आंकड़े का सोर्स पूछ लीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं बिल्कुल इसी पर आ रही थी। ये खाली चुनावी आरोपों की तरह है या ये डेटा आंकड़े का सोर्स जरूर बता दें। नहीं, आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए ना, ऑनलाइन खोल लीजिए। कागज। अरे सर, आप खोल लीजिए ना। नहीं, खुलवाइए, आप बताइए क्या टाइप करूं? आप बताइए क्या टाइप करूं? 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का आप दावा कर रहे हैं, तो कम से कम कागज तो बताइए। कागज तो बताइए। अरे भैया, बेरोजगारी आप में आई है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमारे राजनीतिक दलों में 50 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आई है। यहाँ पर आप सही है, भी नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, अरे सोच पूछिए इनसे, दे पा रही है 69,000 की वैकेंसी में। देखिए, कोई भी बात जो आपकी तरफ से कही गई है वो चुनावी भाषण की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ कोट कर रहे हैं तो आप बताइए, आप वो रिपोर्ट दिखाइए, आप उसको लेकर के आए, आपने कहीं देखा होगा, आप जिस चीज को कोट कर रहे हैं। ठीक है, आप समय ले लीजिए, कोई बात नहीं। मैं तब तक प्रभात त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। प्रभात जी, अब 2027 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत जल्दी दौरा भी होने वाला है, वो कानपुर में आने वाले हैं, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। और मुख्यमंत्री ने यूपी की जो अभी तक ग्रोथ है, इसके विजन का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। देखिए आशा जी, इसको इस तरीके से समझना होगा, जो आपने 11 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात की है कि संकल्प से सिद्धि तक, ये निश्चित तौर पर मैं यूपी को लगभग 90 के दशक से मैं देखता चला आ रहा हूं। सरकारें कई रही हैं, मुलायम सिंह की भी रही है, मायावती की सरकारें भी रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो 17 तक 3 साल अखिलेश की सरकार भी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, और 17 से योगी जी लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, 8 साल की सरकार उनकी हो गई। सबसे बड़ी चीज आस्था जी क्या है कि जो पॉलिटिकल विल होता है, सरकार की जो इच्छा शक्ति होती है, डबल इंजन की सरकार का नारा क्यों दिया गया? जब मोदी जी उत्तर प्रदेश के सांसद बने बनारस से, तो ये हुआ कि वो बनारस से सांसद है, क्या यूपी का विकास होगा? आपने देखा होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके आए। आपने एक दृश्य और देखा होगा कि 1 साल बाद जब वो राजभवन में तस्वीरें आई थी योगी जी को समझाने की, तो जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 11 पॉइंट जो आपने रखे हैं, निश्चित तौर पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट से लेके $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य योगी सरकार ने रखा था, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे का हो, चाहे वो आपके किसी भी क्षेत्र का हो, निश्चित तौर पे प्रोग्रेस हुई है। जब हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में इतना काम करने जा रहे हैं, हमने 2 वहां पे यूपी में
इन्वेस्टर मीट्स की और $1 ट्रिलियन का अगर लक्ष्य अगर यूपी ने रखा था, $5 ट्रिलियन का लक्ष्य भारत का था, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भयमुक्त जो शासन दिया है, जिस तरह अपराधियों का बोलबाला था, तो कहीं ना कहीं परसेप्शन चेंज किया है। जो ये राजनीति जो बदली है 14 के बाद, 17 से 14 के बाद केंद्र की और 17 के बाद योगी की, तो परसेप्शन की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी वो आरोप लगाएंगे, 2027 का चुनाव नजदीक है, वो अपनी बात रखेंगे, उनको कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो काम हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। हम लोग समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ देश का विकास हुआ है। अगर हम संकल्प से सिद्धि का एक नारा दे रहे हैं, निश्चित तौर पे इसको कामयाब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया है। 24/7 काम किया है, उनके अधिकारियों ने काम किया है। और सबसे बड़ी चीज जो जीरो टॉलरेंस की बात है, आरोप कुछ भी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा अभी 100% सरकार कामयाब हुई है। लेकिन कुछ हद तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि माहौल बदला है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। ये जो बड़ी पॉजिटिव पिक्चर, ये जो बड़ी पॉजिटिव लकीर आप लोगों ने खींची है, हाँ, इस बीच मनीष सिंह जी आप बताइए, इसमें से किन बातों को खारिज किया जा सकता है? क्योंकि हम जब अगर बात करेंगे तो वो चुनावी आरोप की तरह ना लगे, वो फैक्ट्स की तरह साउंड करें। बिल्कुल आस्था जी, मैं सबसे बड़ी बात, बहुत पैनल में वरिष्ठ और जानकार लोग बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश पर जो कर्जा है, प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ जो हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है, प्रति व्यक्ति 41,000 रुपए कर्जदार है। इसके बारे में हमारे महानुभावों द्वारा नहीं बोला जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो जनमानस है, जो हमारे युवा हैं, उनकी बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं। आरक्षण का जिस तरह से भोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है और बार बार न्यायालय द्वारा इस सरकार के ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा है, लेकिन एक बार महानुभावों द्वारा नहीं बोला जाएगा। कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर के नाम पर इस सरकार के मातहतों द्वारा फर्जी इनकाउंटर किया गया है, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने देखा है, इस पर एक बार भी नहीं बोला जाएगा। उत्तर प्रदेश पर जिस तरह के लांछन लगे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने अभी गोरखपुर में जब लोगों से मिलजुल रहे थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और पूर्व के जो अध्यापक वहां के रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनको अपमानित किया है। 10 सेकंड सुधा मिश्रा जी ज्वाइन कर चुकी हैं कांग्रेस से। हमें 10 सेकंड प्लीज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ऊर्जा विभाग के हमारे कर्मियों द्वारा जिस तरह से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, क्या उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा? मैं महानुभावों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारों की प्रशंसा जितनी करना है करिए, और आपका नैतिक अधिकार है, वो आपके नैतिक मूल्य है, आप प्रशंसा करिए। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब भी जनता के बीच में जाएंगे, नौजवानों के बीच में जाएंगे, यही नौजवान आपसे भी सवाल पूछेंगे कि जब सरकार निजीकरण कर रही थी, बेरोजगारी पर काम नहीं कर रही थी, तो उस समय आप सरकार की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? ठीक है। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में। सुधा जी, यूपी केंद्र के ग्रोथ का इंजन बन चुका है, यूपी का चहुमुखी विकास हुआ है, यह दावा है राज्य सरकार का, और उसका फुल क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और विजन को। आस्था जी, दावा इनका क्या है, जुमला इनका क्या है और जमीन पे क्या है, इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए बात का जवाब दूंगी। दावे तो बहुत कुछ करते हैं ये, और दावों को और जुमलों को करके ये सरकार बनी हुई है, सिर्फ दावे। और ये ऐसे दावे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि न जमीन है न घर है, सीधा लिफ्ट लगवा लिया और ये लोग 5वीं मंजिले पहुंच गए हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे कितना विश्वास करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सरकारी आंकड़ों को देखना शुरू करेंगी। जमीनी स्तर पे आप जानती हैं आस्था जी, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश शासन ने भर्ती होने के लिए, शिक्षकों की भर्ती होने के लिए ट्वीट किया और महज 4 घंटों में वो डिलीट कर दिया गया। वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं तो नकल हो रहा है, नकल पे कोई नकेल नहीं है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हम करा नहीं पाए हैं। सारे स्कूल कॉलेज जहां पे जो बच्चे पढ़ के पिछले 4, 5, 6, 7 सालों से निकले हैं, जाके आस्था जी आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सिर्फ कहने मात्र से चीजें हो नहीं जाएंगी। बेरोजगारों की जो स्थिति है वो आप भी जानती हैं, आंकड़े बता रहे हैं। और जब वैकेंसीज नहीं आ रही तो नौकरी नहीं मिल रही है। ये लोग कहेंगे सभी नौकरी क्यों करें, अरे क्यों नहीं व्यवसाय करें, क्यों नहीं ये करें।
तो भाई जिनके लिए चाय बेचना और पकौड़ा बनाना ही व्यवसाय है, तो बच्चों को शिक्षा देना बंद कर दीजिए। बच्चों को कहिए कि छोड़ो स्कूल, छोड़ो कॉलेज, छोड़ो पढ़ाई, हम सिखाते हैं पकौड़ा और चाय बनाना। लेकिन देश नहीं चलेगा ना इससे। आपको अपने लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षित करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने लोगों को इतना सबल बनाना पड़ेगा कि जिस डंके की बात आप करते हैं वो पीटा जाए। डंके मात्र रैलियों में जुमलेबाजी से नहीं होते हैं। आस्था जी, जुमलों से देश नहीं चलता है। देश चलता है वहां के नौजवानों से, उनकी होने वाली आय से। आप किसी भी स्तर पे पहुंच जाएं, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की बात होगी, किसी देश से कंपेयर होगा, तो आप वहां कहाँ खड़े होते हैं, इस पे जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक इस देश या प्रदेश की आप जुमलेबाजी सरकार मत चलाइए। जवाब लेते हैं कौशल कांत जी। बहुत जरूरी है। कौशल कांत जी, जवाब आपका। मैं देख रहा हूं कि पैनल में बैठा हर आदमी राजनीतिक जवाब ज्यादा दे रहा है, फैक्चुअली कोई नहीं बात कर रहा है। डबल इंजन की सरकार का ये जलवा है कि आज भी भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के पास है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू आपके पास है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे पास है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारे पास है, दुनिया की सबसे हाईवे टनल हमारे पास है, दुनिया के सबसे लंबी मोटर क्रूज शिप मिसाइल हमारे पास है, भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल भारत की है। आप देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में 114 है, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय एक एक करके बोलिए। देखिए, आप सभी लोगों को पूरा समय दिया, आपकी पूरी बात आई। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्षेत्र में आपकी क्या डबल हो तो कम से कम उनका जवाब भी सुन लीजिए ना। आप 11वीं आप तीन लोगों ने समय लिया, अब एक एक करके उसका जवाब भी सुनिए। 20 राज्यों में मेट्रो है, 99% गांव को बिजली मिली है, 4000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना है, 53,700 किलोमीटर के हाईवे है, रेलवे एरिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर से ऊंची HAL फैक्ट्री है। अरे मैडम, अरे अब ये पॉलिटिकल हो गए ना, कोई भी फैक्चुअल जानकारी नहीं देंगे। अगर किसी एक करके उसको गलत तो एक भी चीज गलत साबित करो ना। यहाँ पर बैठ करके कह रहे हैं दुनिया 50 साल सबसे बड़े बेरोजगारी यहाँ पे। अरे कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो कि पब्लिक पचा ले। अरे आप टीवी में आप जनता में भाषण नहीं दे रहे हो, आप जनता में भाषण नहीं दे रहे हो। आप देखिए 30 राज्यों में इन्होंने मेट्रो चलाया है। मैं बोल तो रहा हूँ, आप केवल जनता में भाषण देना नहीं है, आप टीवी पर अपना पक्ष रखने आए और जनता आपके पक्ष को सुन रही है। आप मुझे बताइए मैंने गलत क्या बोला? आप ये बताइए डिफेंस प्रोडक्शन में आज हम कितना 3 गुने से ज्यादा हो गए हैं। जो 60% से ज्यादा हम डिफेंस का एक्सपोर्ट करते तो वो घट चुका है। अरे कहाँ, अरे ये बता दीजिए ना आप कहाँ पर रह रहे हैं? अरे ये बताइए ना किसने 11 करोड़ शौचालय है कि नहीं है? ठीक है, खत्म करिए जल्दी से। कौशल कांत जी 10 सेकंड पूरा करिए, 10 सेकंड पूरा करिए, उसके बाद मैं नाम लूंगी। ठीक है, 10 सेकंड पूरा कर लीजिए कौशल जी। मैंने तो फैक्ट रखे हैं, ठीक है, और अगर मैंने एक भी फैक्ट गलत बोला हो तो चैलेंज करता हूं कोई गलत कर दे। मनीष जी उसके बाद सुधा जी का रुख करेंगे। बोलिए मनीष जी। आस्था जी, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम में चार बैठे हैं हर साख पे उल्लू बैठे हैं। इस पैनल पे चार दिल्ली से लेकर के देवरिया तक के भारतीय जनता पार्टी चैनल पे चार बैठे हैं। झूठ बोला जा रहा है। देश की जनमानस इस बात को देख रही है और देश की जनमानस आने वाले विधानसभा चुनाव में इनसे सवाल पूछेगी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरह से युवाओं को गुमराह किया गया, कर्मचारियों को जिस तरह से की सरकार चलाने वाले पेट पर लात मारे गए, मेडिकल कॉलेज के पीछे मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त है। कौशल जी अब उनकी बात सुन लीजिए, क्लोजिंग रिमार्क आप ही का रहेगा, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। तो हो रहा था ना, फिर बीच में आएंगे ये लोग, मैं भी क्या करूं? कल नहीं, मैं लास्ट में मैं आपको मौका दूंगी क्योंकि सबके सवालों के जवाब तो आपको देना है। भदौरिया जी यही करके चले गए। आपकी आवाज पूरी रही है कौशल जी, आप चिंता मत करिए, और लास्ट रिमार्क आप ही का रहेगा क्योंकि 3 लोग आरोप लगाएंगे तो जवाब तो आपसे पूछना पड़ेगा ना मुझे। आप चिंता मत करिए। मनीष जी 10 सेकंड खत्म करिए। पीसीआर सुधा जी पैच हैं तो बताइए मुझे। हाँ जी, आस्था जी
आस्था जी सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान, छात्र, मजदूर, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी लोगों ने तय कर लिया है कि इस झूठी, नकारा, धोखेबाज सरकार को सत्ता से बेदखल करना है और श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में एक समता मूलक समाज की स्थापना करने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश में लेकर के आना है। पीडीए के परिश्रम से यह घबराई हुई सरकार है। कौशल कांत जी, पीडीए के खिलाफ आप लोगों को कोई कामयाबी का फॉर्मूला नहीं मिल रहा है क्या? बताइए। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और उससे देश को विकास की रास्ते पर ले जाकर के जिस तरीके से 11वीं इकोनॉमी से चौथी इकोनॉमी पे ले आए हैं, हम तीसरी इकोनॉमी पे ले जाएंगे। और सच्चाई ये है कि हम चौथी इकोनॉमी हो गए हैं, चौथे नंबर पे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में हो गए हैं, तीसरे नंबर में दुनिया के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में हो गए हैं, सेकंड नंबर पे मोबाइल प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, टेक्सटाइल में हो गए हैं, चीनी उत्पादन में नंबर 1 हो गए हैं, 315 मेडिकल कॉलेज है, 80 करोड़ से ज्यादा लोग अनाज दिया जा रहा है, 25 एम्स बने हैं। ये पूरी लिस्ट जो है जब आप लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे तो विपक्ष के भी अपने मुद्दे होंगे और चुनावी मंच जल्द ही सजने वाला है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने और 2027 के लिए तो बिगुल बज ही चुका है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ देश का जो विकास हुआ है उसमें यूपी ने ग्रोथ इंजन बनके किस तरह रोल प्ले किया, उसका क्रेडिट सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। और दूसरी तरफ यूपी में लाखों युवाओं के रोजगार का दावा किया गया, नए अवसरों का दावा किया गया। यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बेटर परफॉर्म किया है और उस पूरा क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया है सीएम योगी ने। तो मोदी सरकार के 11 साल में क्या उपलब्धियां रही, इसे लेकर विपक्ष भी जबरदस्त हमलावर है, उसके भी अपने दावे हैं। महाभैस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।